Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel Study with Sufyan। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 15 बायोलॉजी सेकेंड ईयर। इंशाल्लाह मैं एक सीरीज शुरू करने लगा हूँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट चार्ट और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह आप लोगों को पता आप लोगों के एग्जाम करीब हैं, तो आप लोगों को उन शॉर्ट क्वेश्चंस को और उन लॉन्ग क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरह कर लें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। और समहाउ मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें, उनका कुछ कंसेप्ट शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस करने में आसानी हो। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम वी स्टार्ट आवर लेक्चर। Start the lecture in the name of Allah, which is most gracious and most merciful. Here is a beautiful dua, Rabbi zidni ilma. And the today topic is chapter 15 homeostasis, and there is an important short and long question for exam 2025. Okay, so first of all, first question is what is homeostasis. So simply what is homeostasis? Homeostasis refers to the protection of the internal environment. मतलब हमने अपनी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है या जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखना, उसको स्टेबल रखना एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो मर्जी हो, लेकिन हमारी बॉडी को जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो स्टेबल है। जैसे यहाँ पे आप लोग ये पिक देख लें तो आप लोगों को ये पिक में शो भी हो रहा होगा, कीपिंग एवरीथिंग इन बैलेंस। मतलब सिंपल ये कि हमने अपनी बॉडी में जो इंटरनली हर चीज़ को एक बैलेंस रखना है। और होम्योस्टेसिस के लिए बेसिकली 3 मेन टर्म्स होती हैं, आप लोगों को याद रख लीजिएगा, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और जो थर्ड वन होगी आप लोगों के पास एक्सक्रीशन होगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि होम्योस्टेसिस इम्पोर्टेंट क्यों है, होम्योस्टेसिस का रोल क्या है एवोल्यूशन में। तो एवोल्यूशन में यही रोल है कि अगर होम्योस्टेसिस प्रोसेस ना होता तो हमारे पास एवोल्यूशन जो प्रोसेस है वो आगे कैरी ऑन ना होता, क्योंकि अगर हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं स्टेबल होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और जब हम सर्वाइव नहीं करेंगे तो वो एवोल्यूशन नहीं होगी हमारे पास। तो एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे ये भी याद रखनी है। उसके बाद आप लोगों के पास है जी डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन। अभी मैंने आप लोगों को बात की कि जब हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं तो 3 मेन आप लोगों के पास इंपोर्टेंट टर्म्स होती हैं, एक थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। तो थर्म वर्ड आप लोगों के पास पता है हीट से आया हुआ है, तो थर्म मीन्स रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। आप लोगों को जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना है। ऑस्मोरेगुलेशन रिलेटेड टू वाटर एंड सॉल्यूट का जो बैलेंस होगा उसको मेंटेन करना है। और एक्सक्रीशन में आप लोगों ने जो बॉडी से आप लोगों का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, मेनली यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करना है। तो ये तीन मेन टर्म्स हैं जो आप लोगों ने रिलेटेड टू होम्योस्टेसिस आप लोगों ने इसको याद रखना है और उसकी डेफिनेशन आप लोगों ने इसको कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट एंड व्हाट हैपेंस टू अ सेल इन दिस एनवायरनमेंट। आप लोग कोई भी एक चीज़ है ना उसका एक ब्रॉड सेंस में कंसेप्ट रखें, तो उससे रिलेटेड भी जो चीज़ें होंगी आप लोगों को वो क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों को यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास 3 मेन जो इन्वायरमेंट होते हैं, एक हाइपोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक और एक आइसोटोनिक। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि हमने कंपैरिजन से बात करनी है कि एक सेल का जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल का ये जो अब आप लोगों के पास है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये इसके जो इनर साइड है ये आप लोगों के पास क्या है, इसका इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब आप लोगों ने याद रखना है जब भी आप लोगों ने कंपैरिजन करना है ना, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप लोगों ने स्टैंडर्ड मानना है। अगर फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो आप लोग बोलेंगे हाइपर। हाइपर आप लोगों ने बेटा वर्ड याद रखना है कि हाइपर हम वर्ड यूज़ करते हैं किसी चीज़ की हाइप, हाई को शो करने के लिए, मतलब इंक्रीज को शो करने के लिए। तो हाइपर मीन जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगी। उसके बाद जो सेकंड केस होगा आप लोगों के पास हाइपोटोनिक। हाइपो हम यूज करते हैं वर्ड लो के लिए, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो क्या होगी आप लोगों के पास, वो कम होगी। और आइसोटोनिक के केस में वो क्या होगा, वो दोनों में सेम होगी। अभी हमने बात इससे जो प्रीवियस स्लाइड थी वहां पे हमने बात की थी रिलेट व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या है आप लोगों के पास, जो वाटर और सॉल्यूट का जो बैलेंस है उसको हमने मेंटेन करना है। तो ये तीनों टर्म्स आप लोगों ने याद रखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर आप लोग इसको आगे फर्दर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब उसके बाद वो होगा कि आप लोगों के पास इसमें कंडीशंस कौन-कौन सी डेवलप होती हैं। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो आप लोगों के पास जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। अगर हाइपो है तो आप लोगों के पास वो स्वेल हो जाएगा, और अगर आइसोटोनिक है तो वो नॉर्मल स्टेट में रहेगा। तो यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई।
उसके बाद आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स, और हाइड्रोफाइट्स क्या हैं, उनकी अडॉप्टेशंस लिखें। अगेन इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों के पास हम प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स और जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स हाइड्रो रिलेटेड टू वर्ड वाटर, और उसके बाद वो प्लांट्स जिनको वाटर की जिनके पास वाटर अबंडेंट होता है। एक चीज बेटा आप लोगों ने याद रखनी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है, जिसके पास जो चीज एक्सेस अमाउंट में होगी वो उसकी कोशिश होगी कि उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट करें, और जो चीज कम होगी उसकी कोशिश होगी कि वो उसको प्रिजर्व करे, ठीक है, उसको बचाने की कोशिश करे। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास वाटर बहुत ज्यादा होता है, तो इनकी कोशिश वो होगी कि भाई हम क्या करें, वाटर को ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट करें। मीजोफाइट वो है कि जिनके पास ना तो बहुत ज्यादा और ना बहुत कम है, और जीरोफाइट्स वो हैं कि जिनके पास वाटर बहुत कम है, और उनकी कोशिश क्या होगी कि हम वाटर को क्या कर लें, हम वाटर को सेव कर लें, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है कि आप लोगों के पास फाइटोफाइट्स वो हैं जिनके पास वाटर अबंडेंट है, देन मेसोफाइट्स नॉट टू मच नॉट टू लो, और जीरोफाइट्स जिनके पास वाटर कम है, और इनकी फिर अडाप्टेशन भी उसके अकॉर्डिंग ही होगी। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये कुछ इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, फिर आगे उसकी अडाप्टेशंस लिखी हुई हैं, देन आप लोगों ने कुछ एग्जांपल यहाँ पे इससे रिलेटेड आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद है बेटा आप लोगों के पास व्हाट आर जीरोफाइट्स राइट फॉर अडॉप्टेशंस। अभी हमने बात की कि जीरोफाइट्स वो प्लांट्स होंगे जो जिनके पास जो वाटर है वो बहुत कम होगा, और उनकी कोशिश होगी कि वो वाटर को क्या करें, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रिजर्व करें। उनकी अडॉप्टेशंस क्या होंगी, स्मॉल लीव्स होंगे, सकन स्टोमेटा होगा, थिक क्यूटिकल होगी, डीप रूट्स होंगी, और सकलेंट टिश्यूज होंगे, और लो ट्रांसमिशन रेट होगा। उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल उसमें होगी वो कैक्टाई होगी इसमें एग्जांपल। उसके बाद आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है जी, व्हाट इज एनहाइडोबियोसिस, और इसके एग्जांपल बताएं। एनहाइडोबियोसिस क्या होता है बेटा, एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मींस पानी की कमी को जो बर्दाश्त करने की एक सलाहियत होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसे हम क्या बोलेंगे, एनहाइडोबियोसिस बोलेंगे। और इसकी जो एग्जांपल आप लोगों के पास वो क्या है, वो कैंगरू रैट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है आप लोगों के पास ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर्स वो होंगे जिनका जो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट है वो सेम है। अभी हमने एक टर्म पढ़ी है ना पीछे, आइसोटोनिक, मतलब इनका जो इन्वायरमेंट है वो आइसोटोनिक होगा। और ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होंगे, इनका इन्वायरमेंट या तो वो हाइपोटोनिक होगा या हाइपर होगा। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये डिपेंड करेगा कि किस ऑर्गेनिज्म के पास कौन सी चीज ज्यादा होगी। जो चीज ज्यादा होगी वो उसको कोशिश करेगा कि एक्सक्रीट करे, और जो चीज कम होगी उसको क्या करेगा, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन है व्हाट आर एक्सिटोफोर्स। एक्सिटोफोर्स क्या होते हैं, आप लोगों के पास ये लीव्स हैं। अब जब आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है एक्सक्रीशन इन लीव, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो वहां पे आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी एक्सिटोफोर्स। तो एक्सिटोफोर्स क्या है कि वो लीव्स हैं जो आप लोगों को पता है उस वेस्ट को स्टोर कर लेते हैं, फिर आप लोगों के पास ऑटम सीजन में वो शेड हो जाएंगे वो लीव्स, और बेसिकली उनका जो कलर चेंज होगा वो क्यों होगा, क्योंकि उनके पास जो वो वेस्ट को क्या कर लेते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास है जी ड्रा द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। तो आप लोगों के पास ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है, यूरिया, इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है यूरिया और यूरिक एसिड। ये आप लोगों ने इसको स्ट्रक्चर को 2-3 दफा 4 दफा इसको बना के प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये अगर आप लोगों के पास शार्प क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग इसे सॉल्व आउट कर लें। उसके बाद है व्हाट आर यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक एंड अमोनोटैलिक। सिंपल वो एनिमल्स जो आप लोगों के पास यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। अभी मैंने जब एक्सक्रीशन की बात की थी वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था 3 मेन नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, एक यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, और इन्हीं की बेस पे फिर हमने तीन तीन आप लोगों के पास ग्रुप्स बना दिए। वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे यूरिकोटैलिक, जो यूरिक एसिड को करेंगे यूरियोटैलिक, जो यूरिक एसिड को करेंगे उसे हम बोलेंगे यूरिकोटैलिक, और जो अमोनिया को करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, अमोनोटैलिक। इसमें एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है बेटा, जिसमें जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होगा वो अमोनिया होगा, और जितनी आप लोगों के पास जो टॉक्सिक होगा नाइट्रोजनस फेस उतना ज्यादा वाटर चाहिए होगा, ठीक है। तो अमोनियोटैलिक के केस में सबसे ज्यादा वाटर चाहिए होगा। उसके बाद फिर आप लोगों के पास यूरियोटैलिक, मतलब यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए, और सबसे जो लोएस्ट आप लोगों के पास अमाउंट रिक्वायर होगी नाइट्रोजन वेस्ट जो जिसको एक्सक्रीट करने के लिए, वो आप लोगों के पास कौन सा होगा, वो यूरिकोटैलिक होगा। तो ये भी चीज आप लोगों ने यहाँ पे से रिलेटेड इसको याद रखना है। उसके बाद आप लोगों के पास व्हाट आर फ्लेम सेल्स, ड्रॉ एंड लेबल्स डायग्राम। फ्लेम सेल्स आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था बेटा, जब आप लोगों ने बात की थी
एक्सिशन इन प्लेन एरिया, वहां पे आप लोगों ने पढ़ा था प्रोटोनेफ्रिडिया, और प्रोटोनेफ्रिडिया में एक वो उसके जो स्पेशल सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम क्या नेम देते हैं, फ्लेम सेल्स का नाम देते हैं। फ्लेम सेल्स आर हैव टू cilia whose beating propels interstitial fluid into the tubular system. The beating of cilia looks like a flickering flame, refer to इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्लेम सेल्स कहते हैं। और इसकी जो डायग्राम है वो आप लोग अपनी बुक से देखते हैं, रेफर टू द बुक फॉर डायग्राम, तो वो आप लोग वहां से इसकी जो डायग्राम है वो आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने याद रखना बेटा, एक्सक्रीशन प्लेनेरिया आप लोगों की बुक में है, एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म और एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। प्लेनेरिया के केस में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मैं सिंपल सा आप लोगों को एक हिंट दे रहा हूँ, वो होगा आप लोगों के पास प्रोटोनेफ्रिडिया। एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, अर्थवर्म के केस में जो होगा उसे हम बोलेंगे मेटानेफ्रिडिया, और जो एक्सक्रीशन कॉकरोच उस केस में हमारे पास होगा उसे हम बोलेंगे मल्फिंगियल ट्यूब्यूल्स। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा। और जब हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होंगे, वो किडनीज होंगे। उसके बाद अभी जो मैं आप लोगों को कह रहा था, आप लोगों को फौरन जब मेटानेफ्रिडिया आप लोग वर्ड सुने तो आप लोगों को फौरन याद आना चाहिए कि हमारे पास एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और ये किस केस में है, वो अर्थवर्म के केस में होगा। प्रोटोनेफ्रिडिया किस केस में होगा, प्लेनेरिया के केस में। मल्फिंगियल ट्यूब्यूल्स किस केस में होगी, वो आप लोगों के पास कॉकरोच के केस में होगा। मल्फिगिन ट्यूब्यूल सिंपल एक्सिटी सेशन इन आर्थ्रोपोड्स पर्टिकुलर इन इंसेक्ट्स, और इसमें जो आप लोगों के पास एग्जांपल आप लोगों की बुक में दी हुई है वो कॉकरोच की दी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन है जी, ड्रॉ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल आप सबको पता होगा। यहाँ पे मैं सिंपल सा आप लोगों को बता देता हूँ, इसका जो प्रिकर्सर होगा वो आर्निथीन होगा, ठीक है। आर्निथीन के साथ जब आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होगा तो वो सिट्रोलिन बन जाएगा। सिट्रोलिन के साथ यहाँ पे आप लोगों के पास एक और अमोनिया का जब आप लोगों के पास वो मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे तो वो आप लोगों के पास किस में चेंज हो जाएगा, अर्जिनोसक्सीनेट में। यहाँ पे अमोनिया का मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। जब ये इसके साथ अटैच होगा तो अर्जिनोसक्सीनेट, अर्जिनोसक्सीनेट आगे अर्जिनिन में कन्वर्ट होगा, और अर्जिनिन आप लोगों के पास जब उसकी ब्रेकडाउन होगी तो एक वाटर का मॉलिक्यूल और एक यूरिया का मॉलिक्यूल यहाँ से एक्सक्रीट होगा, और दोबारा हमारे पास उसके साथ क्या बन जाएगा, आर्निथिन, और आर्निथिन इस साइकिल को क्या करेगा, दोबारा स्टार्ट करेगा। तो ये सिंपल सा इसका लाइफ साइकिल है। आप इसकी 2-3 दफा 4 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। उसके बाद आप लोगों के पास है जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स इन द नेफ्रॉन, इफेक्ट ऑफ एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन। आपने इन दोनों हार्मोन्स का इफेक्ट बताना है कि नेफ्रॉन पे क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एडीएच होता है कि आप लोगों के पास आप लोगों ने ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, इन दोनों हार्मोन्स का बेसिकली ये फंक्शन होगा कि नेफ्रॉन पे ये जो आप लोगों के पास जो वर्किंग करेंगे, जो कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करेंगे। तो एडीएच क्या करेगा, एडीएच प्रमोट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूसिंग कंसंट्रेटेड यूरिन। और एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन होगा, एल्डोस्टेरोन प्रमोट्स द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ फैनले, और इसका भी इनडायरेक्टली यही रोल होगा कि आप लोगों के पास वाटर को प्रिजर्व करें और कंसंट्रेटेड यूरिन आप लोगों के पास यहाँ पे क्या होगा, वो प्रोड्यूस होगा। उसके बाद आप लोगों के पास आज क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर या काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये आप लोगों के पास सिंपल होता क्या है, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें। आप लोगों को पता है जो नेफ्रॉन का जो फंक्शन यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, किडनी का जो फंक्शन यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में ये आप लोगों के पास जो है वो इसके 2 लिम्स होते हैं, एक को कहते हैं असेंडिंग और एक को बोलते हैं हम डिसेंडिंग। तो इन दोनों जो लिम्स हैं, इन दोनों लिम्स में आप लोगों के पास क्या होता है, एक ग्रेडियंट आप लोगों के पास बिल्डअप होता है, ठीक है। एक तरफ से जो सोडियम है वो इनटेक हो रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ से वाटर जो है वो बैलेंस, उसको बैलेंस आउट करने के लिए आप लोगों के पास वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ रहा है। तो ये एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में तब होता है जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हुई होती है या पानी की कमी होती है, ताकि हम जो है वो वाटर को क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व कर सकें, और जो हमारे पास यूरिन है वो क्या हो, कौन सा प्रोड्यूस हो, वो कंसंट्रेट प्रोड्यूस हो। तो ये एक आप लोगों के पास जो मैकेनिज्म होता है, इसमें आप लोगों ने इस तरह ये डायग्राम भी सिंपल सी बनानी है और साथ इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों के पास है जी, व्हाट इज जस्टामेलिक नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के आप लोगों के पास अगेन, नेफ्रॉन इज द फंक्शन यूनिट ऑफ अ किडनी। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक जस्टामेलिक नेफ्रॉन और एक होती है आप लोगों के पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है। आप लोगों ने जब किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो वहाँ पे आप लोगों ने 2 टर्म्स पढ़ी थी, एक कॉर्टेक्स और एक आप लोगों ने पढ़ा था मेडुला। कॉर्टेक्स क्या है, जो उसका आउटर रीजन, और मेडुला क्या है, उसका जो इनर रीजन। अब वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स के रीजन में होंगे उसे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे, और वो नेफ्रॉन जो
समहाउ कॉर्टेक्स में, और लेकिन जो उनकी लूप ऑफ हेनले है वो डीप होगी मेडुला में, उसे हम क्या बोलेंगे, जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, ये आप लोगों ने यहाँ पे इसको अच्छी तरह देख लेना है। उसके बाद है जी व्हाट इज डायलिसिस। डायलिसिस टू टाइप्स। डायलिसिस क्या है बेसिकली, जब एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, जब कोई भी पर्सन है उसके किडनीज फंक्शन नहीं कर रही, ठीक है, तो फिर हमें डायलिसिस करने पड़ेंगे उस पेशेंट के। डायलिसिस मीन्स कि उसका जो ब्लड है उसको क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली तो एक नॉर्मल पर्सन में तो ये है कि हमारी बॉडी जो है वो हमारा जो ब्लड है उसको क्लीन कर रही है, मतलब उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिमूव कर रही है, और वो फिर हमारे पास यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे हैं। लेकिन जब किडनी फेलियर हो गया किसी पर्सन का, अब उसकी बॉडी उसको फ़िल्टर आउट नहीं कर रही, तो आप लोग फिर क्या करेंगे, डायलिसिस करेंगे। अगर डायलिसिस की 2 टाइप्स होती हैं, एक हीमोडायलिसिस होता है, हीमो वर्ड आया हुआ ब्लड से, ठीक है, और दूसरा आप लोगों के पास है पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। मैं डायग्राम से थोड़ा-सा आपको समझाता हूँ। हीमोडायलिसिस में क्या होगा, ये यहाँ पे आप लोग देखें, ये आप लोगों के पास डायलिसिस मशीन होती है, ठीक है, जिससे वो पर्सन के हम डायलिसिस परफ़ॉर्म करते हैं। और पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होगा कि आप लोगों के पास ये जो एब्डोमेन की कैविटी होती है ना, उसे हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। तो उसमें हम जो है वो उस कैविटी में हम जो डायलिसिस फ्लूइड होता है उसे इंसर्ट कर देते हैं। उससे क्या होगा कि जो हमारे ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम उस जो फ्लूइड है उसको हम फिर एक्सक्री वेस्ट कर देंगे। तो ये आप लोगों के पास जो मेथड है पेरिटोनियल, और ये वाला आप लोगों के पास क्या है, जो हीमोडायलिसिस। अभी जो मॉडर्न मेथड है वो हीमोडायलिसिस ही यूज़ होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत कम है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी एंड हाउ डज़ इट वर्क। ये भी रिलेटेड टू किडनी आप लोगों के पास क्वेश्चन है। और लिथोट्रिप्सी क्या है, एक टेक्नीक है। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट, कोई पेशेंट है और उसको किडनी में स्टोन बन गए हैं। अब उन स्टोन्स को हम, एक तो ये प्रोसेस है कि जी हम सर्जिकली उनको रिमूव करें, कट लगाएँ और कट लगा के उनको किडनी से रिमूव करें। सेकंड आप लोगों के पास एक जो मेथड है उसे हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लिथोट्रिप्सी में क्या होगा, कोई सर्जिकल कट की ज़रूरत नहीं है। हम उन स्टोन्स पे शॉक वेव्स को फॉल करेंगे, और उससे क्या होगा कि वो जो स्टोन्स हैं वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाएँगे, और फिर देन वो हमारे पास थ्रू यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएँगे। तो ये आप लोगों के पास एक टेक्नीक है, इसे हम नॉन सर्जिकल टेक्नीक कहते हैं, किसके लिए, कि जो हमारे पास जो किडनी स्टोन्स हैं उनको ब्रेक आउट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ किडनी फेलियर, रीनल फेलियर। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब नॉर्मल एक जो पर्सन है उसकी जो किडनीज़ हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर रही होती हैं, वो नाइट्रोजनस जो वेस्ट है उसको फ़िल्टर आउट कर रही हैं। लेकिन जब किडनी या रीनल फेलियर का क्या मतलब है कि हमारी जो किडनी के जो फंक्शन यूनिट है नेफ्रॉन, वो अपना फंक्शन जो परफॉर्म करना छोड़ देगा, और जब वो फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देगा तो फिर आप लोग हमारी बॉडी नाइट्रोजनल वेस्ट को एक्सक्रीट नहीं करेगी, तो हमें आर्टिफिशियली जो है उसको करना पड़ेगा, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। यहाँ पे देख लें, किडनी फेलियर्स अकर्स व्हेन नेफ्रॉन स्ट्रक्चर्स पर्टिकुलरली द ग्लोमेरुलस आर progressively destroyed. This result is an increase in plasma urea nitrogenous waste level causing complications such as high blood pressure and anemia. Anemia क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, लो लेवल ऑफ एचबी। उसके बाद है व्हाट आर हीट शॉक प्रोटीन। हीट शॉक प्रोटीन क्या है आप लोगों के पास, ये आप लोगों ने टर्म पढ़ी थी थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, कि जब भी हम थर्म की बात करेंगे रिलेटेड टू हीट, तो दो ही हमारे पास कंडीशन डेवलप हो सकती हैं, या तो लो टेम्परेचर होगा या हाई टेम्परेचर होगा। तो हीट शॉक प्रोटीन्स क्या होंगी कि ये आप लोगों के पास जब हाई टेम्परेचर होगा तो ये एंजाइम के इर्द गिर्द एक इन्वेलप बना लेंगी, ठीक है, ताकि वो हमारे पास जो एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये इन उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलेंगे, हीट शॉक प्रोटीन्स बोलेंगे। अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, डिफरेंशिएट बिटवीन पुकिलोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स। पुकिलोथर्म्स अब वो एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को फ्लक्चुएट होता है जिनका, वो मतलब एक्सटर्नल के साथ उनका बॉडी टेम्परेचर जो इंटरनली है वो भी चेंज हो जाता है। और इसमें एग्जांपल है फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। और उसके बाद होम्योथर्म्स वो हैं कि जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल वो इंटरनली मेंटेन रहता है। और आप लोगों को पता है इसमें फिर कुछ प्रॉब्लम्स थी, फिर आगे हमने इसको फर्दर अगेन जो है वो क्लासिफाई किया था डिफरेंट टर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। तो एंडोथर्म्स आप लोगों के पास क्या है,
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करता हूँ एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स क्या है आप लोग के पास? एनिमल्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। मतलब वो एनिमल्स जो अपनी बॉडी में खुद हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनका जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल में अगर चेंज हो रहा है तो उनको इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और एक्टोथर्म्स क्या होंगे? वो एनिमल्स जो आप लोगों के पास अपनी बॉडी में हीट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या अगर कर भी रहे हैं तो बिल्कुल लिटल। और जैसे ही एक्सटर्नली इन्वायरमेंट आप लोगों के पास चेंज होगा, उनकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो भी आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसमें जो एग्जांपल आप लोगों के पास है इन्वर्टिब्रेट्स, फिश और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड टर्म होती है, वो आगे जाके हम देखते हैं, वो है आप लोगों के पास हेटेरोथर्म्स। हेटेरोथर्म्स क्या होंगे? जो अपनी बॉडी में हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेटाबॉलिक हीट, लेकिन वो इतनी प्रोड्यूस नहीं कर रहे कि जिससे क्या हो कि अपनी बॉडी के जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको स्टेबल रख सकें, मेंटेन रख सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस समझ आ गया। एंडोथर्म्स वो हैं कि जो प्रॉपरली हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। एक्टोथर्म्स क्या हैं? जो नहीं कर सकते। जैसे ही एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज होगा, इंटरनल भी चेंज हो जाएगा। और हेटेरोस क्या है? वो कर तो रहे हैं बॉडी में हीट प्रोड्यूस, लेकिन इतनी नहीं कर रहे कि वो अपनी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको एक नैरो रेंज में क्या कर सकें, उसको वो मेंटेन कर सकें। उसके बाद है क्वेश्चन आप लोगों के पास, व्हाट इज बल्बर? बल्बर क्या होगा आप लोगों के पास? बल्बर, अभी जैसे हमने हीट शॉक प्रोटीन की बात की, तो ये बल्बर आप लोगों के पास ये भी थर्मोरेगुलेशन टॉपिक में आप लोगों ने इस टर्म को पढ़ा हुआ है। ये क्या है? Bulbar is a thick layer of insulating fat found in marine animals like whales, seals, helping them maintain body temperature in colder water by reducing heat loss. उसके बाद आप लोगों के पास है जी, व्हाट इज शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस? तो शिवरिंग, शिवरिंग मीन्स अगर इसका उर्दू में हम मीनिंग देखें तो थरथराना, ठीक है। कप कपाना, या जिसे आप लोग बोलेंगे, मतलब हमारी बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें सर्दी लग रही है तो हम शिवरिंग करें। शिवरिंग करने से क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है, अभी हमने बात की ना कि हम क्या है, एंडोथर्म्स है, तो हमारी बॉडी उस शिवरिंग से हीट जनरेट करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी। और उस हीट से क्या होगा कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। दूसरा आप लोगों के पास नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होगा? आप लोगों के पास बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो हीट थ्रू हार्मोन्स एक्शन से वो प्रोड्यूस होगी। शिवरिंग में क्या था? थ्रू मसल्स। और नॉन शिवरिंग में क्या होगा? मसल्स से नहीं वो प्रोड्यूस हो रही, वो थ्रू आप लोगों के पास हार्मोन एक्शन। और उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट हार्मोन होगा वो थायरॉक्सिन। उस हार्मोन के एक्शन से हमारी बॉडी में क्या होगी? वो हीट प्रोड्यूस होगी। उसके बाद हमारे पास हेटेरोथर्म्स। हेटेरोथर्म्स अभी हमने बात की, जब मैंने आप लोगों को प्रीवियस बताया था कि एंडो और एक्टो के दरमियान में। हेटेरोथर्म्स क्या है? हेटेरोथर्म्स आर एनिमल्स दैट कैन वेरी देयर एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन बट डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज। मतलब ये है कि इसमें वो जो है वो बॉडी में हीट तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इतनी नहीं प्रोड्यूस कर रहे कि वो क्या है, आप लोगों के पास वो अपनी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकें, ठीक है, एक नैरो रेंज में। जिस तरह हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी का जो एक नैरो रेंज है उसके टेम्परेचर की, वो है 36 टू 38, इसके दरमियान दरमियान होना चाहिए। लेकिन ये जो एनिमल्स हैं, ये जैसे एंडोथर्म्स हमने कहा कि जो वो बॉडी अपनी बॉडी में हीट को जनरेट कर सकते हैं। एक्टोथर्म्स समहाउ ये अब नहीं कर सकते। हेटेरोथर्म्स क्या होगा? करेंगे, लेकिन इतनी नहीं जनरेट कर सकते कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें। अंडरस्टैंड? उसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन है जी, व्हाट आर पायरोजेंस एंड पायरेक्सिया? पायरोजेंस के हैं आप लोगों के पास वो केमिकल्स हैं जिसकी वजह से हमारे जो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो एक सेट पॉइंट से वो क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। और पायरेक्सिया क्या है? पायरेक्सिया जैसे हम जैसे नॉर्मल हम कहते हैं ना, फीवर हो गया पर किसी पर्सन को, तो पायरेक्सिया मीन्स रेफर्स टू फीवर। ये बायोलॉजी में हम फीवर के लिए जो टर्म यूज करेंगे वो पायरेक्सिया यूज करेंगे। और वो फीवर हुआ किस वजह से, किन केमिकल्स की वजह से हुआ, उसे हम पायरोजेंस बोलेंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे। उसके बाद हमारे पास अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप लोग इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छी तरह कर लेंगे तो आप लोगों का जो बोर्ड में जो एग्जाम लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, इंशाल्लाह वो इन लॉन्ग क्वेश्चन में से कवर हो जाएगा। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, राइट नोट ऑन ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन एंड फ्रेश वाटर एनिमल्स। ओके,
तो ये आप लोगों ने ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करना है किसमें, मरीन और फ्रेश वाटर में। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के पास एक्सप्लेन एक्सटिंक्शन इन प्लांट और डिस्क्राइब एक्सटिंक्शन इन प्लांट, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है राइट नोट ऑन यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। यूरिन कोई भी सिस्टम होता है उसके ऑर्गन्स होते हैं और उन ऑर्गन्स को फिर आप लोगों ने एक्सप्लेन करना था। इस केस में आप लोगों के पास यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स है, किडनीज और द ऑर्गन्स, देन यूरेटर, देन आप लोगों के पास यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट पे यूरेथ्रा होगा। उसके बाद आप लोगों के पास है डिस्कस एक्सटिंक्शन इन कॉकरोच, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने इसी तरह कर लेना है, इसमें डायग्राम भी आपने बनानी है। उसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन है जी डिस्क्राइब वेरियस किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर क्योर्स इन ह्यूमंस। किडनी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, और उनकी क्योर्स क्या हैं। क्योर्स में आप लोगों के पास जो एक तो हमने बात की ना, जो सबसे प्रोमिनेंट है डायलिसिस, और डायलिसिस में फिर आगे इसकी टू टाइप्स हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो मुझे लगता है मैंने अब हालांकि शार्ट में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, लेकिन ये एज वेल एज लॉन्ग, और लॉन्ग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने साथ उसकी डायग्राम भी बनानी है काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म की, ठीक है। लास्ट पे आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, ठीक है। और या आप लोग इस पे बोलेंगे टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें आप लोगों ने जो भी मैंने 3 टर्म्स आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स और हेटेरोथर्म्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छी तरह देख लेना है और होपफुली आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है वो उसमें से इंशाल्लाह कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अब टाइम विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैं आप लोगों के साथ बाकी जो चैप्टर्स हैं उनकी भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग अपने एग्जाम से पहले पहले इन वीडियोस को देख के अपनी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर कर लें। जज़ाकल्लाह।